डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री लेसन 4 कार्बन और उसके यौगिक से हम बताने जा रहे हैं वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी जानने के पश्चात किसी कार्बनिक यौगिक की संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र समझने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी जो है लैटिन भाषा के वैलेंटीना से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है क्षमता या पावर। यहाँ पर वैलेंसी शब्द जो होता है तत्वों के रासायनिक क्रिया में भाग लेने की क्षमता को दर्शाता है। वैलेंसी शब्द जो होता है सर्वप्रथम फ्रैंकलैंड ने 1852 में प्रयोग किया था। तो यहाँ पर वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर स्पष्ट कर रहे हैं। तो किसी भी तत्व के परमाणु का निर्माण जो होता है नाभिक और कोषों से होता है। कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि परमाणु के नाभिक में जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो यहाँ पर हमको किसी परमाणु के बाहरी कोष से तात्पर्य रखना है, क्योंकि बाहरी कोष को हम बोलते हैं संयोजी कोष बोलते हैं, क्योंकि बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉनिक रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। इसलिए बाहरी कोष को क्या बोलते हैं, वैलेंसी कोष। और वैलेंसी कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसी को हम बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम केमिस्ट्री में कुछ ऐसे तत्वों का नाम लेने जा रहे हैं जो रासायनिक रूप से निष्क्रिय या अक्रिय होते हैं, यानी उनके बाहरी कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो रसायन विज्ञान में जिन तत्वों के परमाणुओं के बाहरी कोष में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो रासायनिक रूप से क्या होते हैं, अक्रिय या निष्क्रिय होते हैं, जिन्हें हम नोबेल गैस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं क्या, हीलियम। हीलियम का जो होता है परमाणु क्रमांक 2 होता है, इसमें एक ही कोष होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आता है। इसके बाद जो अगला अक्रिय तत्व है वो है नियान। नियान का सिंबल होता है Na, परमाणु क्रमांक होता है 10। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में होता है 8 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद चलते हैं हम लोग आर्गन। आर्गन का होता है परमाणु क्रमांक 18, पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में भी कितना होता है, 8 होता है। इसके बाद चलते हैं हम लोग क्रिप्टन, इसका होता है 36, पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 8 होगा। इसके बाद है जिनान। जिनान का होता है परमाणु क्रमांक 54, पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 18 और पांचवें में कितना होगा, 8। और इसके बाद आता है रेडान। रेडान का होता है परमाणु क्रमांक कितना, 86, पहले कक्षा में 2, 8, 18, 32, 18 और 8। यानी इन सभी के बारे हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय तत्वों के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8 होता है। तो जिन तत्वों के बाहरी कक्षा में 8 या 2 इलेक्ट्रॉन होगा वह रासायनिक रूप से क्या होते हैं, अक्रिय या निष्क्रिय होते हैं, जिन्हें हम नोबेल गैस के नाम से भी जानते हैं। और केमिस्ट्री में यही 6 ऐसे तत्व हैं जिसे हम एक परमाणु अणु के नाम से भी जानते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल के नाम से भी जानते हैं। इन 6 तत्वों को छोड़कर केमिस्ट्री में जितने भी शेष तत्व हैं उनके बाहरी कक्षा में 2 या 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वे सभी तत्व अपने बाहरी कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। तो बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने को हम बोलते हैं अष्टक पूर्ति या ऑक्टेट रूल बोलते हैं। तो यहाँ पर हम शेष तत्वों को दर्शा रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु में कितना होता है, 1 होता है। इसमें एक ही कोष होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन 1 होता है। अतः यह हीलियम जैसा बनने के लिए अस्थायी एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, अतः यह रासायनिक क्रियाओं में भाग लेगा। ऑक्सीजन का होता है परमाणु क्रमांक 8, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। यह नियान की तरह का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए 2 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, अतः यह भी रासायनिक क्रिया में भाग लेगा। नाइट्रोजन का होता है परमाणु क्रमांक 17, कितना होता है, 7, पहले कक्षा में 2 और दूसरे में कितना होता है, 5। इसे भी नियान जैसा स्थायी बनने के लिए 3 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, अतः यह भी रासायनिक क्रिया में भाग लेगा। अगला चलते हैं हम लोग सोडियम। सोडियम का सिंबल होता है Na, परमाणु क्रमांक होता है 11, पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8 और तीसरे कोष में कितना होता है, 1 होता है। ये धातु परमाणु है, इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अतः यह 1 इलेक्ट्रॉन का परित्याग करके नियान की तरह का स्थायी संरचना प्राप्त करना चाहेगा।
अगला लेते हैं हम लोग क्लोरीन। क्या लेंगे? क्लोरीन Cl। इसका होता है 17, पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में कितना होता है 7। ये अधातु परमाणु है, इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो यह आर्गन जैसा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संरचना प्राप्त कर लेगा। अतः ये भी रासायनिक क्रिया में भाग, यानी केमिस्ट्री में इन 6 तत्वों को छोड़कर जितने भी शेष तत्व बचते हैं वो सभी रासायनिक क्रियाओं में भाग लेंगे अष्टक पूर्ति करने के लिए। तो अष्टक पूर्ति करने की विधियां 3 है। इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर अष्टक पूर्ति करने की विधियां 3 है। इस आधार पर वैलेंसी को 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला क्या है, ध्यान देना, पहला क्या है? पहला का नाम है इलेक्ट्रोवैलेंसी या वैद्युत संयोजकता। इस प्रकार का अष्टक पूर्ति करने के रूल में जो होता है, 2 परमाणु एक दूसरे के निकट आएंगे, एक पक्ष जो है इलेक्ट्रॉन का परित्याग करेगा, दूसरा पक्ष जो है त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो जब 2 तत्वों के परमाणु एक दूसरे के निकट आएंगे तो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के द्वारा अगर अष्टक पूर्ति किया जाएगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? वैद्युत संयोजकता कहते हैं। जो पक्ष इलेक्ट्रॉन निकालता है, जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन निकालेगा उतनी संख्या में उसके ऊपर धन आवेश, जबकि दूसरे परमाणु पर जो होता है उतनी संख्या में क्या होगा? ऋण आवेश आ जाएगा। तो जब 2 पक्षों के बीच या 2 तत्वों के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के द्वारा अगर अष्टक पूर्ति किया जाएगा तो उसका नाम क्या पड़ गया? इलेक्ट्रोवैलेंसी या वैद्युत संयोजकता। इसको एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करेंगे। पहला अष्टक पूर्ति करने का रूल क्या है, नियम क्या है, संयोजकता का प्रकार क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंसी, जिसे हम बोलते हैं वैद्युत संयोजकता। वैद्युत संयोजकता, संयोजकता जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी इसका नाम है वैद्युत संयोजकता। जब 2 तत्व के परमाणु एक दूसरे के निकट आएंगे तो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के द्वारा अगर अष्टक पूर्ति होगा तो उसे हम बोलते हैं वैद्युत संयोजकता। जो पक्ष जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन निकालेगा उतनी संख्या में उसके ऊपर धन आवेश, जबकि जो तत्व जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतनी संख्या में उसके ऊपर ऋण आवेश आ जाएगा। और दोनों आवेश युक्त आयन जो हैं परस्पर कुलाम्बिक बलों से बंध जाएंगे। इसे हम क्या बोलते हैं? वैद्युत संयोजकता। तो चलते हैं एग्जांपल लेकर दिखाते हैं, ध्यान देना है। पहला हम लोग लेंगे सोडियम क्लोराइड। पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? केमिकल फार्मूला क्या होता है? NaCl। इसका हम दिखा रहे हैं। Na का होता है परमाणु क्रमांक 11, पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में कितना होगा? 1 होगा। यह किसके निकटतम है? नियान के निकटतम है। नियान का कितना होता है? 10, पहले कक्षा में 2, दूसरे में कितना होता है? 8। तो सोडियम परमाणु जो है एक इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर नियान की तरह समृद्ध कोश से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर लेते हैं हम लोग Cl। इसका कितना होता है? 17 होता है। 2, 8 और 7 होगा। इसको एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और यह एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यह आर्गन 18 जैसा बनना चाहेगा। 2, 8, 8 जैसा बनना चाहेगा। यानी जब दोनों परमाणु एक दूसरे के निकट आएंगे तो एक पक्ष इलेक्ट्रॉन निकालने वाला है, दूसरा पक्ष जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला है। यानी सोडियम परमाणु एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन निकालेगा जबकि क्लोरीन जो है उसे रिसीव करेगा। तो दोनों के बीच में क्या होगा? दोनों के बीच में जो होगा वैद्युत संयोजक बंध का निर्माण होगा। तो हम लोग कर रहे हैं, ध्यान देना है। यहाँ पर लेते हैं हम लोग सोडियम। हम यहाँ पर दिखाएंगे सोडियम के बाहरी कोश यानी वैलेंसी कोश में इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। इसे हम दिखाएंगे। और यहाँ पर हम लेते हैं Cl परमाणु। Cl के बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देता है तो इसके बाहरी कक्षा में क्या हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और यह भी एक इलेक्ट्रॉन का परित्याग करके नियान जैसा क्या होगा? स्थिर हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। तो यहाँ पर Na इलेक्ट्रॉन निकाला 1, अतः यहाँ पर क्या हो जाएगा? Na पे 1 प्लस आवेश हो जाएगा। जबकि Cl जो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है इस पर क्या हो जाएगा? माइनस आवेश हो जाएगा। और ये दोनों आवेश युक्त आयन जो हैं परस्पर स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों से क्या होंगे? बंध जाएंगे और क्या बना लेंगे? NaCl मॉलिक्यूल।
NaCl मॉलिक्यूल का निर्माण हो जाएगा। NaCl को अगर हम लोग NaCl जो है एक वैद्युत संयोजी यौगिक है, तो जिन यौगिकों में अष्टक पूर्ति करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है उसे हम बोलते हैं वैद्युत संयोजकता। तो यहाँ पर दोनों के बीच में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, एक पक्ष इलेक्ट्रॉन एक निकाल रहा है, दूसरा पक्ष जो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। अब अगला एग्जांपल हम लेकर चलते हैं, ध्यान देना है। अगला एग्जांपल लेकर चलेंगे हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम जो है धातु परमाणु है, जबकि क्लोरीन जो है अधातु परमाणु है। तो एक धातु परमाणु के साथ दूसरा अधातु परमाणु आएगा तो इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के द्वारा क्या होगा, वैद्युत संयोजक बंध का निर्माण होगा। तो यहां पर ध्यान देना है MgCl2 का निर्माण कैसे होता है, ध्यान देना है। Mg का जो होता है परमाणु क्रमांक जो होता है 12 होता है। पहले ऑर्बिट में कोष में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में जो होता है 2 होता है। यह बनना चाहेगा कैसा, नियान जैसा 2 8 वाला बनना चाहेगा। Cl का 2 परमाणु है, एक परमाणु का हम यहाँ पर ग्राफ में दिखा रहे हैं 2 8 7, यानी मैग्नीशियम के एक परमाणु के पास क्लोरीन के 2 परमाणु आएंगे तो मैग्नीशियम के बाहरी कोष में यानी संयोजी कोष में जो 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों का परित्याग करेगा और क्लोरीन के जो दोनों परमाणु हैं उन दोनों त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा। इसका यानी क्लोरीन कैसा बनना चाहेगा, आर्गन जैसा 18 2 8 8 जैसा बनना चाहेगा। दिखा रहे, ध्यान देना है यहाँ पे Mg का, यहाँ पर हम दिखा रहे हैं Mg का परमाणु है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं मैग्नीशियम का। एक Cl यहाँ पर बैठा है, एक Cl यहाँ पर बैठा है, 1 2 3 4 5 6 7, इसका भी दिखाएंगे 1 2 3 4 5 6 और एक साथ एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा। तो दोनों क्लोरीन का क्या होगा, 8 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बाहरी कोष में। तो इसको हम दिखाएंगे यहाँ पर, चूंकि Mg जो है 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो ये Mg के पावर 2 प्लस और Cl पे माइनस, इसको हम दिखा देंगे ऐसे। ये क्या है, कूलाम्बिक बल है या स्थिर वैद्युताकर्षण बल से क्या बन जाएंगे और क्या बन जाएगा, MgCl2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ये क्या है, अष्टक पूर्ति करने की पहली विधि है, ये वैलेंसी का पहला प्रकार है। अब दूसरा हम प्रकार लेकर आ रहे हैं क्या, कोवैलेंसी यानी जिन यौगिकों में इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के द्वारा अष्टक पूर्ति किया जाएगा उसे हम बोलते हैं वैद्युत संयोजकता। क्या बोलते हैं, वैद्युत संयोजी यौगिक। और इस तरह की अष्टक पूर्ति करने की विधि को क्या बोलते हैं, वैद्युत संयोजकता। जिन यौगिकों में यानी एग्जाम्पल बहुत से हैं यहाँ पर, जैसे AlCl3 है, CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है, तमाम तरह के एग्जाम्पल ऐसे हैं। अम्ल क्षार लवण जो होते हैं जनरली क्या होते हैं, आयनिक यौगिक होते हैं। तो दूसरा प्रकार चलते हैं वैलेंसी का लेकर, इसका नाम क्या है, कोवैलेंसी। इसका नाम है सहसंयोजक बंध। क्लास 10th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बन का स्ट्रक्चर, कार्बनिक यौगिकों की संरचना समझने के लिए वैलेंसी को ध्यान देना है, क्योंकि इस चैप्टर में जो है हमको कार्बनिक यौगिकों का या अकार्बनिक यौगिकों का संरचना बनाने को देगा या इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र जिसे हम बोलते हैं लुईस डॉट फार्मूला बनाने को देगा। तो हमको ये ज्ञान वैलेंसी का होना बहुत जरूरी है। तो दूसरा में हम चलते हैं, क्या दूसरे का नाम क्या है, कोवैलेंसी इसे हम बोलते हैं नंबर 2 है ये संयोजकता। इसमें क्या होता है, ये अष्टक पूर्ति करने की दूसरी विधि है। इसमें क्या होता है, जब 2 तत्वों के परमाणु एक दूसरे के निकट आते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के द्वारा अष्टक पूर्ति किया जाता है। तो इसका नाम क्या पड़ गया, सहसंयोजकता। 2 परमाणुओं के बीच जब इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होगा, बराबर इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होगा, उसे हम बोलते हैं सहसंयोजकता। जब 2 पक्षों के बीच एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा तो उसे हम एक सरल रेखा से दिखाएंगे, जिसे हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। 2 का साझेदारी होगा तो डबल बॉन्ड और 3 का साझेदारी होगा तो ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे। यानी 2 पक्षों के बीच अधिक से अधिक
तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का ही साझेदारी संभव है, पॉसिबल है। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पर, ध्यान देना है सहसंयोजकता का एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, ध्यान देना है एग्जाम्पल। पहले हम ऐसा एग्जाम्पल देंगे जो समान परमाणुओं से बने अणु होंगे, इसके बाद असमान परमाणुओं से बने अणु का भी एग्जाम्पल लेकर आएंगे। किसमें? सहसंयोजकता। परिभाषा क्या हुआ इसका? जब दो तत्व के परमाणु एक दूसरे के निकट आएंगे और इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के द्वारा अष्टक पूर्ति किया जाएगा, तो इस विधि का नाम क्या पड़ा, इस तरकीब का नाम क्या पड़ा? सहसंयोजकता। तो चलते हैं, ध्यान देना है, एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहां पर हमको ध्यान देना है कि H2 अणु का निर्माण कैसे होता है। ध्यान देना है, H2 मॉलिक्यूल का निर्माण कैसे होता है। तो H का परमाणु क्रमांक क्या होता है? चूंकि ये जो है सम परमाणु अणु है, दोनों परमाणु क्या है? समान है, इक्वल है, इसे बोलेंगे हम सम परमाणु अणु। तो दोनों H क्या होता है? परमाणु क्रमांक कितना? एक ही कोष होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन कितना होता है? एक। या कैसा बनना चाहेगा? हीलियम जैसा। तो जब दो H परमाणु एक दूसरे के निकट आएंगे, करीब आएंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा और हीलियम की तरह ये क्या होगा? स्थिर व्यवस्था बन जाएगा। तो हम चलते हैं, ध्यान देना है, यहाँ पर दो परमाणु आएंगे, यहाँ पे दोनों परमाणुओं के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग होगा। ध्यान देना है, एक परमाणु ये है H का, दूसरा परमाणु है यहाँ H का। H के दोनों परमाणु एक दूसरे के निकट आए और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? साझेदारी हो गया। क्या हो गया? साझेदारी हो गया। साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बिल्कुल दोनों परमाणुओं के बीच में होने चाहिए, होते हैं। और क्या बना, इसको हम दिखाएंगे कैसे? इसे हम लोग दिखाएंगे H सिंगल बॉन्ड H, या क्या बन गया? H2 अणु बन गया। क्या बन गया? H2 अणु बन गया। तो यहाँ पर हमको क्या दिखाई? दोनों पक्षों के बीच में, दोनों H परमाणुओं के बीच में जो है एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है। यहाँ पर लेते हैं हम लोग दो का साझेदारी करेंगे। O2 मॉलिक्यूल, O का होता है परमाणु क्रमांक कितना? 8। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 6। जब दो परमाणु एक दूसरे के निकट आएंगे तो अष्टक पूर्ति करने के लिए क्या करेंगे? दो का साझेदारी करेंगे और नियान की तरह का स्थायी संरचना प्राप्त करेंगे। तो ध्यान देना है, ये दो परमाणु दिखाना, ध्यान देना है। यहाँ पे एक O परमाणु, ये दूसरा O परमाणु है, ये परमाणु दो है। इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 1 2 3 4 यहाँ पर रखेंगे, 1 2 3 4 यहाँ पे, और यहाँ पर दो का साझेदारी कर देंगे। दो का साझेदारी करेंगे तो क्या हुआ? यहाँ पे अष्टक पूर्ति हो गया। 2 2 4 4 8 इसका भी हो गया, 4 4 8 इसका भी हो गया। इसको हम दिखाएंगे कैसे? O डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन गया? O2 मॉलिक्यूल बन गया। एग्जाम्पल नंबर 3 में चलते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर आएंगे हम किसका? नाइट्रोजन का। ये जितने भी एग्जाम्पल बता रहे हैं सभी समान परमाणुओं से बने अणु का एग्जाम्पल आ रहा है। तो यहाँ पर N2 का जो होता है, जब N के दो परमाणु एक दूसरे के निकट आएंगे तो इनके बीच में क्या होगा? 3 का साझेदारी होगा। इनके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 5। यह भी नियान जैसा बनेगा। तो जब दो परमाणु एक दूसरे के निकट आएंगे तो 3 का साझेदारी होगा। ध्यान देना है, एक N परमाणु ये, दूसरा N परमाणु यहाँ पे देख रहे हैं आप, N और ये N है, 3 का साझेदारी कर रहे हैं। यहाँ पे 3 का साझेदारी करेंगे हम लोग। यहाँ पे 2 शेष इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है और 2 इलेक्ट्रॉन शेष इसके भी पास है। 6 2 8 6 2 8 इसका भी पूरा हुआ। इसको हम दिखा N ट्रिपल बॉन्ड N, और इस तरह से क्या बन गया? N2 मॉलिक्यूल बनकर तैयार हुआ। तो ये जहां तीनों एग्जाम्पल जो हम दिखाए हैं वह सब समान परमाणुओं से बने अणु का एग्जाम्पल है। अब 3 एग्जाम्पल हम ऐसे बताने जा रहे हैं जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ले रहे हैं, कार्बनिक रसायन से ले रहे हैं। 3 एग्जाम्पल जिसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर भी ध्यान देना है। तो चलते हैं, ध्यान देना है। 3 एग्जाम्पल लेंगे क्या? विषम परमाणु अणुओं का। तो हम लेते हैं एल्केन और एल्काइन का। 3 एग्जाम्पल जो लेंगे हम एल्कीन और एल्काइन का लेंगे, जो विषम परमाणु अणु है। ध्यान देना है। चलते हैं, पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग एल्केन में। एल्केन में हम लेंगे CH4 का नाम क्या है? मीथेन है। क्या है? मीथेन। इसका निर्माण कैसे होता है? एक कार्बन परमाणु के पास 4 हाइड्रोजन के परमाणु आएंगे तो कैसे अष्टक पूर्ति होगा? ध्यान देना है।
यहाँ पर ग्राफ के द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। ये कार्बन का एटम है, ये कार्बन का एटम है। एक H परमाणु यहाँ पर आया, दूसरा H परमाणु, तीसरा H परमाणु और यहाँ पे चौथा H परमाणु भी आया। हम यहाँ पर क्या करेंगे, कार्बन के जो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। कार्बन का होता है परमाणु में कितना, 6, पहले कक्षा में 2 और दूसरे में कितना होगा, 4। यानी यह नियान जैसा स्थिर व्यवस्था बनना चाहेगा, अस्थायी बनना चाहेगा, इसे 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो कार्बन की एक परमाणु के पास जब H के 4 परमाणु आएंगे तो एक एक का सहधारी होगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं सहधारी होगा, यहाँ पर H दिखा दे रहे हैं। H का कितना होता है इलेक्ट्रॉन, एक ही कोष होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 होता है। ये हीलियम जैसा बनना चाहेगा। तो यहाँ पर सहधारी कर रहे हैं, यहाँ पर सहधारी कर रहे हैं एक एक का, और हाइड्रोजन जो है हीलियम की तरह स्थायी हो जाएगा। जबकि यहाँ पर कार्बन जो है कैसा, नियान जैसा स्थायी बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ग्राफ में हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर हुआ C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H और ये सिंगल बॉन्ड H। इस तरह से क्या बना, CH4 मॉलिक्यूल बना। दूसरा एग्जाम्पल जो लेकर हम आ रहे हैं, ध्यान देना है, वह एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं किसका, एल्कीन। एल्कीन, एल्कीन में जो होता है कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर हम लेते हैं एग्जाम्पल, लेते हैं एथिलीन। एग्जाम्पल किसका लेकर आ रहे हैं, एथिलीन का, जिसका फार्मूला होता है C2H4। C2H4, ध्यान देना है, 2 कार्बन के एटम है यहाँ पे। एक कार्बन का एटम, ये दूसरा कार्बन का एटम है। दोनों कार्बन जो है डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे। यहाँ पर एक H एटम, ये दूसरा H एटम, दूसरे कार्बन से भी 2 H एटम जुड़ेंगे। ग्राफ बनाने के लिए एग्जाम में जो होता है 2 नंबर 1 नंबर में एक भी पूछता है क्वेश्चन। ये H परमाणु, ये सब H परमाणु हैं। ये दोनों क्या है, कार्बन है। यहाँ पर एक एक का सहधारी होगा, एक एक का सहधारी होगा। यहाँ पर भी एक एक का सहधारी होगा और यहाँ पे भी एक एक का सहधारी होगा। और कार्बन कार्बन के बीच में जो होगा, कितना का सहधारी होगा, तो 2-2 का सहधारी होगा। तो यहाँ पर क्या हमारा, देखिए ध्यान से, इस कार्बन का भी अष्टक पूर्ति हो गया 4 2 6 2 8, इस कार्बन का भी अष्टक पूर्ति हो गया 4 2 6 2 8। और प्रत्येक हाइड्रोजन जो भी है, जो हाइड्रोजन 4 हैं, वो भी हीलियम की तरह स्थायी हो गए। तो इसको हम दिखाएंगे कैसे, संरचना सूत्र में। ये अणु फार्मूला है, ये डॉट फार्मूला, इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र है। और ये तीसरा जो फार्मूला बनेगा वह है C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H और यहाँ पर H दिखा देंगे। ऐसे यहाँ पर भी H और यहाँ पे H दिखा दे। ये क्या है, ये जो है आपका एथिलीन अणु का क्या है, संरचना सूत्र बना। तो यहाँ पर 2-2 का सहधारी हुआ है कार्बन कार्बन के बीच में। तो अगला एग्जांपल लेकर चलते हैं हम लोग एल्काइन का। किसका, एल्काइन का, ध्यान देना है, एल्काइन। एल्काइन का हम एग्जांपल लेकर चलते हैं, एल्काइन, जिसमें हम लोग एग्जांपल में लेंगे क्या, एसिटिलीन। एसिटिलीन का एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, जिसका फार्मूला होता है C2H2। C2H2 चलते हैं, ध्यान देना है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो होता है, हम लोग लेते हैं कार्बन का कितना परमाणु है, 2 है। यहाँ पर एक परमाणु ये लेते हैं, एक परमाणु ये, दूसरा परमाणु जो है ये है। 2 H एटम है, एक H एटम इससे हम जोड़ेंगे, दूसरा H एटम हम लोग इससे जोड़ेंगे। ये ध्यान देना, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये H है। ध्यान देना है, शेयरिंग कर रहे हैं, यहाँ पे सहधारी कर रहे हैं। यहाँ पर एक एक का सहधारी होगा, यहाँ पर भी एक एक का सहधारी होगा। लेकिन इन दोनों के बीच में जो है 3-3 का सहधारी होगा। कितना का होगा, 3-3 का सहधारी होगा। इस तरह से दोनों कार्बन के पक्ष में 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए और प्रत्येक हाइड्रोजन भी जो है हीलियम की तरह अस्थायी संरचना प्राप्त कर लिया। इसको हम दिखाएंगे, संरचना के रूप में दिखाते हैं। C सिंगल H सिंगल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। ये क्या है, संरचना फार्मूला है। तो ये रहा हमारा क्या, सहसंयोजकता, जो 2 पक्षों के बीच में जो है इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के द्वारा बन रहा है। अब अगला हम चलते हैं किसमें, उपसहसंयोजकता, जो अष्टक पूर्ति करने का तीसरा तरकीब है, विधि है, उसका नाम क्या है, उपसहसंयोजकता। तो चलते हैं, अगला का नाम है कोऑर्डिनेट वैलेंसी। कोऑर्डिनेट वैलेंसी क्या होता है, ध्यान देना है, क्योंकि ये आपका जो सहसंयोजकता है, यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको मुख्य रूप से जानना है। और जो हमारा तीसरा जो अष्टक पूर्ति करने का विधि है, उसका नाम है
उप सहसंयोजकता। क्या नाम है? उप सहसंयोजकता, जिसका नाम है इंग्लिश में कोऑर्डिनेट वैलेंसी। कोऑर्डिनेट वैलेंसी ध्यान देना है, यह अष्टक पूर्ति करने की तीसरी विधि है। नंबर 3 में हम लोग चलते हैं कोऑर्डिनेट वैलेंसी। इसका नाम क्या है? कोऑर्डिनेट वैलेंसी, जिसे हम बोलते हैं उप सहसंयोजकता। ध्यान देना है यहाँ पे, यह अष्टक पूर्ति करने की जो तीसरी विधि है, इसमें क्या होता है? इसमें भी दो पक्षों के बीच साझेदारी होता है, लेकिन यहाँ पर शर्त यह लगता है कि साझेदारी के लिए कोई एक ही पक्ष इलेक्ट्रॉन देगा, और जो पक्ष इलेक्ट्रॉन देगा हमेशा वो युग्म के रूप में देगा, जोड़ा के रूप में देगा, पेयर के रूप में देगा। जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होगा, जो इलेक्ट्रॉन युग्म देगा उसे हम दाता परमाणु बोलेंगे, और जो बिना इलेक्ट्रॉन खर्च किए साझेदारी करता है उसे हम ग्राही परमाणु के नाम से यानी एक्सेप्टर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर दो पक्षों के बीच साझेदारी करा रहे हैं, ध्यान देना है। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होंगे उसे हम क्या बोलते हैं? लुईस भस्म के नाम से जानते हैं, तो जितने भी लुईस भस्म होते हैं वह दाता परमाणु बनने की क्षमता रखते हैं। तो ध्यान देते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल चलते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं अमोनियम का NH4+ का एग्जाम्पल लेते हैं। इसका नाम क्या है? अमोनियम आयन का निर्माण कैसे होता है, ध्यान देना, एग्जाम्पल समझा रहे हैं। यहाँ पर NH4 का निर्माण जो होता है NH3 अणु और एक प्रोटॉन यानी H+ के साथ संयोग से होता है, बनता है NH4+। ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ पर जो H परमाणु है इसके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन था, लेकिन वो निकाल कर धनायन के रूप में हो गया है, तो इसको हीलियम जैसा बनने के लिए अतिरिक्त 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। अतः यहाँ पर ये एक्सेप्टर की भांति काम करेगा, क्योंकि ये लुईस एसिड है और ये लुईस भस्म की भांति कार्य करेगा। तो लुईस एसिड और लुईस भस्म जब एक दूसरे के निकट आएंगे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण होगा। ध्यान देना, यहाँ पे इसका हम ग्राफ दिखा रहे हैं। एन के बाहरी कक्षा में वैलेंसी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 5 होता है। यहाँ पर 3 H के परमाणु हैं, 1 परमाणु, 2 परमाणु, और यहाँ पर लेते हैं हम लोग 3 परमाणु। यहाँ पर एक का साझेदारी होगा, यहाँ पे एक का साझेदारी होगा। ये अमोनिया का अणु है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे जो दाता के बाद जो अमोनिया का जो N परमाणु है दाता परमाणु का काम करेगा। तो जब इसके निकट आएगा कौन? जब आएगा H परमाणु तो क्या होगा? इसे हम ग्राफ दिखा रहे हैं, अमोनिया अणु है और हम यहाँ पर H+ से ऐड करने जा रहे हैं, तो ग्राफ बनेगा क्या? ध्यान देना है, ये है एक H, दूसरा H और ये तीसरा H है, और यहाँ पर कौन आ रहा है? प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन आ रहा है। ध्यान देना है कैसे अष्टक पूर्ति हो रहा है। इसके पास इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, इस H के पास इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, जबकि इन सब के पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन अपने पास सेपरेट है। तो यहाँ पर एक का साझेदारी करेंगे, ये एक का साझेदारी करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसका है? नाइट्रोजन का है। किसका है? नाइट्रोजन का है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन जो है बिना इलेक्ट्रॉन दिए ही क्या कर लिया? साझेदारी कर लिया। ये दाता परमाणु है, ये ग्राही परमाणु है। इसको हम दिखाएंगे कैसे, ध्यान देना है। इसको हम लोग दिखाएंगे N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पर बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बन गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, इसे हम बोलते हैं, ये जिन यौगिकों में इस विधि द्वारा अष्टक पूर्ति किया जाएगा उसे हम बोलते हैं उप सहसंयोजकता। जिन यौगिकों में ऐसा इस विधि से अष्टक पूर्ति किया जाएगा उसे हम बोलते हैं उप सहसंयोजक बॉन्ड, और इस विधि का नाम पड़ गया उप सहसंयोजकता। एक और एग्जांपल लेते हैं। तमाम तरह के एग्जाम बहुत से उप सहसंयोजक यौगिक हैं, इसमें से कुछ एग्जांपल अभी दिखा रहे हैं, ध्यान देना है। इसके बाद आपको केमिस्ट्री जो कार्बन एवं उसके यौगिक का जो पार्ट होगा बिल्कुल सरल इजी लगेगा और संरचना समझने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, ध्यान देना है। अगला एग्जांपल चलते हैं। चूंकि यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड भी जो होता है उप सहसंयोजक यौगिक है, SO3 भी है और O3 भी है, सब क्या है? उप सहसंयोजक यौगिक। इसमें से एग्जांपल लेते हैं, हमको SO2 वाला लेते हैं, ध्यान देना है।
एस का जो होता है परमाणु क्रमांक 16 होता है। पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में कितना होता है 6 होता है। ओ का होता है परमाणु क्रमांक 8, 2 और ये 6 है। तो सल्फर के एक परमाणु के पास जब ऑक्सीजन के 2 परमाणु आएंगे तो यहाँ पर कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है ध्यान देना है, बना रहे हैं ध्यान देना है। ये सल्फर का परमाणु है, सल्फर परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है। ये एक O हुआ, दूसरा O यहाँ पर हो गया, ध्यान देना है। O के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, 1 2 3 4 5 6। ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है सल्फर दे रहा है, किसको ऑक्सीजन को, कोऑर्डिनेट बन बन के यहाँ पे। और यहाँ पर जो होता है 2 का साझेदारी करेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके हैं सल्फर के हैं, सल्फर के हैं। और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं किसके हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ऑक्सीजन के हैं, ऑक्सीजन के हैं। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना से सभी 4 है, यहाँ पर 4, यानी यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। इसको हम दिखाएंगे एस डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या हुआ यहाँ पर O हुआ। तो ये भी कैसा यौगिक है, उप सहसंयोजक यौगिक है। ये हमारा वीडियो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। और साथ में जो अगला चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक, इसको बिल्कुल क्लियर समझेंगे। धन्यवाद।